Hello students and welcome back to my YouTube channel. This side Gaurangi Pundir. I hope you are preparing for CUT UG and preparation अच्छी चल रही होगी. I have completed all the deleted chapters of your sociology domain. So जितने भी humanities के student हैं जो परेशान है कि sociology में जो market आ रहा है या फिर आपका social change and polity आ रहा है, mass media आ रहा है, globalization आ रहा है, मैंने चारों के चारों chapters post कर दिए हैं. And also मैंने unit 1 के सारे जितने भी chapters हैं उन सब के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी डाल दिए हैं. दिस वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला था एंड अकॉर्डिंग टू देम उन्हें चाहिए थे टॉप 50 MCQs. तो आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग टॉप 50 MCQs दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET पर्सपेक्टिव. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइंड द टर्म सोशलॉजिकल इमेजिनेशन. सोशलॉजिकल इमेजिनेशन किसने दी थी? कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, सी राइट मिल्स या फिर ऑगस्ट कॉम्बे. तो दिस टर्म वाज गिवन बाय सी राइट मिल्स. सोशलॉजिकल इमेजिनेशन किसने दिया था? सी राइट मिल्स ने सोशोलॉजी को बोला था. Second question, which of the following is an example of homogeneous society? Homogeneous society कौन सी society होती है? Where there is a uniform culture. India, Japan, USA, Brazil. So the correct answer is Japan. Third question, dependency ratio किस तरह से define करेंगे हम? Employed से unemployed में, working age से dependent में, men से women में, rural से urban में. So जो dependency ratio होता है वो होता है working age जो है dependent लोगों पे कितने ज़्यादा dependent हो रहे हैं, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है? तो इट इज़ 15 to 59, जिसको हम अपना क्या बोलते हैं? इसको हम अपना वर्किंग एज पॉपुलेशन भी बोलते हैं, जो हमारा वर्किंग एज ग्रुप है. तो ये MCQ दो तरह से आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज प्राइमरली अ रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. सिर्फ इसी की वजह से ही सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है? अर्बन की माइग्रेशन की वजह से नहीं, लो लिटरेसी रेट नहीं, पावर्टी नहीं, फीमेल फिटिसाइड इज द प्राइमरी रीज़न. जो मेन क्रक्स है वो मेन क्रक्स यही है. आपको पता क्या करना है? MCQs आसान होंगे, आपको समझना है वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे. नेक्स्ट, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स अ मैरिज आउटसाइड स्पेसिफिक ग्रुप. याद रखना दो तरह होता है, एक होता है आउटसाइड और एक होता है इनसाइड. और ये किसका फीचर है? दिस इज द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम. सो इनसाइड को हम बोलते हैं एंडोगैमी एंड आउटसाइड को बोलते हैं हम एक्सोगैमी. सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एक्सोगैमी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था वो अमेंड हुआ था कौन सी ईयर्स में जिसमें डॉटर्स को इक्वल राइट दिए थे? सो इट वॉज ऑप्शन नंबर ए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005. ईयर्स याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि आज भी जो पेपर हुआ है उसके अंदर आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था एंड मैच द फॉलोइंग काफ़ी देखा गया था. मैं जितना भी एनालिसिस है सारा टेलीग्राम चैनल पे डाल रही हूँ और पर साथ साथ रोज़ एक दिन में 50 to 60 क्वेश्चंस के MCQ क्विज भी हो रही है. तो अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्विजेस अटैम्प्ट कर सकते हैं फॉर फ्री. क्वेश्चन नंबर 8, डाउरी सिस्टम किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कल्चरल कैपिटल का, सोशल इंस्टीट्यूशन का, सोशल लेवल का या फिर ट्राइबल ट्रेडिशन का? तो याद रखना डाउरी सिस्टम आपका सोशल लेवल है और ये किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? इट इज़ गिविंग द ग्रोथ टू पेट्रियार्कल सिस्टम. इस चीज़ को ये बढ़ावा दे रहे हैं. नेक्स्ट, जो वीकली हार्ट्स है रूरल एरियाज में वो किस चीज़ तरह के मार्केट है? मॉडर्न मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, ब्लैक मार्केट है? इट इज़ ट्रेडिशनल मार्केट. इनको पीरियोडिक मार्केट जो बोलते हैं. दिस इज़ फ्रॉम मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन जो आपका चैप्टर कट हुआ था. वीकली हार्ट्स का मतलब होता है एक हफ्ते में एक बार लगने वाली ट्रेडिशनल मार्केट्स. हु स्टडीड द लिंक बिटवीन मार्केट एंड कास्ट सिस्टम. मार्केट को कास्ट से किसने पढ़ा था? इट वॉज योर कार्ल पोएल्नी. दिस इज गिवन इन योर NCERT. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी वॉज लीगली अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 17. मैं रोज़ ये आर्टिकल के क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि आर्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हु यूज द टर्म संस्कृताइजेशन? MN श्रीनिवास. विच इज़ द फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन? रिलीजियस कन्वर्जन, पावर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन. याद रखना जब आप किसी को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? एक सिंगल रिलीजन का प्रमोट करना, सारे रिलीजन्स पे बैन कर देना, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन या फिर एंटी रिलीजन अप्रोच. इट इज़ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन. विच कमीशन रिकमेंडेड OBC रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स? सो इट वॉज मंडल कमीशन. याद रखना पहले आपकी काका काल का रिपोर्ट आई थी
उसके बाद काका कालका रिपोर्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, तो क्योंकि 1952 में आई थी और उस टाइम पे सबका ध्यान था इलेक्शंस की तरफ। तो उसके बाद दोबारा एक और कमीशन बिठाई गई थी विच वाज मंडल कमीशन, एंड मंडल कमीशन ने देखा कि भाई कितना एक्सटेंट ऑफ आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और कितनी बैकवर्डनेस है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको रिजर्वेशन लेके आना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन। जो कंसेप्ट है रिलीजन का, उसमें क्या आता है, फिजिकल और सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी या सिर्फ जोग्राफिकल। तो याद रखना ओनली वाले आंसर्स का होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं, खाली ओनली वाला ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये एक ट्रिक बताइए मैंने ओनली एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होती है? पार्टिसिपेंट जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सर्वेज में करते हैं, इंटरव्यूज में करते हैं, फील्ड वर्क में करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में। तो याद रखना सब लोग जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो फील्ड वर्क में करते हैं। डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सिंगल सोशोलॉजिकल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? केस स्टडी। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय डैनियल लर्नर। When did India adopted the modern legal system? It was adopted during the British rule. ये एक चैप्टर में साफ साफ लिखा है जो हमारा ब्रिटिश रूल का सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, हमारा ब्यूरोक्रेट्स का सिस्टम है, जो हम लोग स्कूल में टाई पहन के जा रहे हैं, सब कुछ किसके तब से चला आ रहा है? When we were in the rule of Britishers, when we were colonized. नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृताइजेशन की वजह से क्या होगा? सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट होएगी, वेस्टर्नाइजेशन होगा, कास्ट का एराडिकेशन होगा, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो इट विल लीड टू सोशल अपलिफ्टमेंट। क्या होता है संस्कृताइजेशन? जब लोअर कास्ट इमिटेट करता है अपर कास्ट के रिचुअल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन? एजेंट क्या है? वेस्टर्नाइजेशन किस तरह से मूव हो रहा है? फैमिली के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, एंडोगैमी के थ्रू, या फिर एजुकेशन के थ्रू? सो इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स एजुकेशन की वजह से ही वेस्टर्नाइजेशन आपका स्प्रेड हो रहा है। आप लोग पढ़ पा रहे हो, रैशनल थिंकिंग चॉइसेस पढ़ पा रहे हो। जो वेस्टर्नाइजेशन था ये पॉपुलराइज किसने करा था? एम.एन. श्रीनिवास ने। Who headed the Constituent Assembly of India? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद headed the Constituent Assembly. This has been asked in many previous year questions. Fundamental rights are described in which part of the Indian Constitution? 1, 2, 3, 4. So the correct answer is part 3. It has your fundamental rights. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वहाँ पे था असेंबली हेड किसने करी थी, यहाँ पे चीफ आर्किटेक्ट पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को समझो, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे ऑप्शन नंबर सी B.R. अम्बेडकर। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से क्या हुआ? इक्वालिटी हो गई लैंड होल्डिंग में? जी नहीं, उस तो लैंड रिफॉर्म की वजह से हुई थी। फूड प्रोडक्शन बढ़ गई? हाँ जी बढ़ गई। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो गई? नहीं जी, एम्प्लॉय होने शुरू हो गए थे। एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ? नहीं जी, इंक्रीज होना शुरू हो गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आप अप्रोच देखो, मैं सारे ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट कर रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस 100-200 मिल जाएंगे, लेकिन आपको अप्रोच देखने की, आप क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरह से करोगे। अब जैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रही हूँ, आपको उसी तरह से क्वेश्चंस अप्रोच करके मार्क्स लाने हैं। जैसे डोमिनेंट कास्ट सिस्टम था, किसने दिया था? A.R. देसाई ने दिया था? जी नहीं। M.N. श्रीनिवास का पता है हमें, इन्होंने संस्कृताइजेशन दिया, फिर इन्होंने डोमिनेंट कास्ट दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका M.N. श्रीनिवास हो जाएगा। लेबर को क्लासीफाई हम कौन से सेक्टर में करते हैं? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्शरी में, या ऑल ऑफ द अबव? तो लेबर तो भाई प्राइमरी की हो, सेकेंडरी की हो, टर्शरी की हो, लेबर तो लेबर ही होती है, तो ऑल सेक्टर्स में आती है। विच टर्म डिस्क्राइब्स लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड लो वेजेस? ये क्या टर्म है जब आपके पास जॉब में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती? यू आर नॉट श्योर कि आप ये परमानेंट जॉब है और आपको सैलरी भी अच्छी नहीं मिल रही। सो दिस टर्म इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। लिबरलाइजेशन बिगैन इन 1991। ये तो अब तक रट जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी है ये क्वेश्चन, एंड इन पॉलिटिकल साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? डिक्रीज इन कम्युनिकेशन? जी नहीं, डिक्रीज तो नहीं होता है, इंक्रीज होता है। यूनिफॉर्म कल्चर? हाँ जी हो जाता है। कल्चरल आइसोलेट होते हैं? जी नहीं, कल्चरल को तो बाहर ज़्यादा और एक्सपोजर मिल जाता है। इकोनॉमिकली आप डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं? नहीं जी, हम लोग तो और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म कल्चर। एमएनसीज एसोसिएट किसके साथ करती हैं? लोकलाइजेशन के साथ, प्रोटेक्शनिज्म के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ, या रीजनलिज्म के साथ? देखो लोकलाइजेशन किसे नहीं हो सकती, क्योंकि एमएनसीज होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि जो बाहर की कंट्रीज में अलग अलग। जो प्रोटेक्शनिज्म नहीं हो सकता, प्रोटेक्शनिज्म होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाहर की कंट्री से आइसोलेट करके रखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मीडिया को हम क्या बोलते हैं?
फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट या फोर्थ स्टेट? तो मैंने पहले भी बोला था फोर्थ पिलर बोला जाता है मीडिया को डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडियम इज मोस्ट एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज? इंटरनेट, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन? इट इज़ रेडियो, क्योंकि रूरल एरियाज की बात हो रही है, अर्बन एरियाज की बात नहीं हो रही। अगर अर्बन एरियाज की बात होती तो आप अपना इंटरनेट बोल सकते थे। हु लेड द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट किसने लेड करा था? ही वॉज सुंदरलाल बहुगुणा। उनकी बुक का नाम क्या था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेम ऑफ द बुक ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का मूवमेंट था? ट्राइबल का था? ट्राइबल का भी तो हो सकता है, क्योंकि वो डैम्स को रुकवा रहे थे। रिफॉर्म मूवमेंट था, चेंज क्या पता लाना चाहते हो इकोलॉजी के अंदर। इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, हाँ पेड़ों को कटवाने से बचा रहे थे। पीजेंट मूवमेंट था, हाँ जब पेड़ों को बचाएंगे तो पीजेंट्स भी तो आ सकते हैं ना उसके अंदर, उन्हें अपनी भेड़ बकरियों को नहीं चराना। सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ रही है? इंटरलिंक हो रही हैं। लेकिन जो बेस्ट सूटेड आंसर है वो आपका इन्वायरमेंट मूवमेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज एन एनवायरमेंट और एंटी डैम मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित मूवमेंट ने क्या एम करा? प्राइवेटाइजेशन, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सोशल जस्टिस या रूरल डेवलपमेंट? तो याद रखना दलित जो एम मूवमेंट था वो चाहता था सोशल जस्टिस हो, यानी कि इक्वालिटी स्प्रेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी? कास्ट और ऑक्यूपेशन की क्या रिलेशनशिप है? तो याद रखना ये लोग स्ट्रांगली लिंक्ड है। आप जिस कास्ट में बॉर्न हुए हो उसी के ही ऑक्यूपेशन होगा, एंड इट इज़ हेरिडेटरी, यानी कि जो आपके फादर का ऑक्यूपेशन है वही उसके सन का ऑक्यूपेशन होगा। इट इज़ पास्ड ऑन। हु सेड दैट कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास? मार्क्स वीबर, एमाइल डर्कहाइम, एंड्री गैडनी या कार्ल मार्क्स? इसका मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिसने इसका सही आंसर दिया, आई विल पिन द कमेंट इन द सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? रिलीजियस टीचिंग्स, कास्ट बेस्ड लर्निंग, साइंटिफिक टेम्पर या गुरुकुल सिस्टम? तो याद रखना मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है तो रिलीजियस, कास्ट बेस्ड और गुरुकुल सिस्टम तो पुराना आपका ट्रेडिशनल था, तो साइंटिफिक टेम्पर आपका आंसर आ गया, जो रेशनैलिटी की बात कर रहे हैं। हु लेड द एंटी कास्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया? एंटी कास्ट मूवमेंट किसने करा था? महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, नेहरू या टैगोर जी? सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिड द एंटी कास्ट मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब? संथल, भिल, दलित या गोंड? तो याद रखना संथल, भिल एंड गोंड्स दीज ऑल आर ट्राइब्स, बट दलित इज नॉट अ ट्राइब, इट इज अ कास्ट। मुझे ट्राइब्स और कास्ट के बीच का डिफरेंस बताना चाहिए दोबारा। ट्राइब्स का याद रखना, ट्राइब्स डू नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजियस टेक्स्ट, जबकि कास्ट करती है। ट्राइब्स में कोई भी क्लास डिविजन्स नहीं होते, जबकि कास्ट में डिविजन्स होते हैं। इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? इंटर जनरेशनल ऑक्यूपेशन यानी कि चेंजिंग इन जॉब्स फ्रीक्वेंटली नहीं, मूविंग अब्रॉड नहीं, चिल्ड्रन अडॉप्टिंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि इंटर जनरेशनल। जनरेशन में ऑक्यूपेशन में मोबिलिटी यानी कि फ़र्क आ गया, यानी कि जो पापा का ऑक्यूपेशन था वो बेटा या बेटी अपना नहीं रहे। The process of industrialization started in which year? It started under the British rule. Last 5 questions, buckle up. SEZ stands for स्मॉल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोशल एंटरप्राइज जोन या फिर स्टेट इकोनॉमिक जोन्स? सो द करेक्ट आंसर इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्लूड, कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या आता है? खाली फूड ओनली, अभी मैंने बोला था ओनली वाला ऑप्शन तो हमने करना ही नहीं है। लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, हाँ ये हो सकता है। एजुकेशन में आता है कल्चरल डाइवर्सिटी में, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो हटा दीजिए। कल्चरल डाइवर्सिटी में आपका आता है अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन और अलग कस्टम्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन? सो इट इज आर्टिकल नंबर 15। एन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो एक एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, याद रखना पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, तो वो फॉर्मल सेक्टर में आएगा? नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा? नहीं। वर्क फोर्स में आएगा? नहीं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयड होता तो वर्क फोर्स में आता, वो लेबर फोर्स में आएगा कि ही इज़ एजुकेटेड लेकिन उसके पास काम नहीं है। हु यूज द टर्म डोमिनेंट कास्ट? इट वॉज गिवन बाय M.N. श्रीनिवास। एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट MCQs में आ सकता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिसमें मैं 50-50 क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगी। सो दैट was all for today's video. If you want quizzes, mock